Hello, my dear friends. So, how are all? I hope you all are well. So, guys, today we will discuss about the integration. Integration का इंट्रो आज हम यहाँ देखने वाले हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं. देखिए, इंटीग्रेशन के नेम से ही क्लियर है, इंटीग्रेट करना. देखिए, इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं. क्या क्या? फर्स्ट इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकंड इज डेफिनिट इंटीग्रल. तो दोनों के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में आपको देखने को मिलेगा इसमें वीडियो में. तो देखते बात करते हैं इंटीग्रेशन की. एग्जैक्टली इंटीग्रेशन है क्या? देखिए, इंटीग्रेशन का मीनिंग इंटीग्रेट करना. थोड़ा बैकग्राउंड साउंड का देखना पड़ेगा. देखिए, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट करना. देखिए, हम 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे हैं इस वर्ड को, इंटीग्रेट करना, असेंबल करना, गैदर्ड करना. तो एग्जैक्टली क्या मतलब है कि आप जब किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हो तो मतलब इकट्ठा कर रहे हो, उस चीज को असेंबल कर रहे हो. एग्जैक्टली इसका मैथमेटिक्स में क्या मतलब है? मतलब हम किस चीज को इकट्ठा कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, आखिर ये यूज कहाँ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है क्या चीज. Second is that why we study about it, and third is that where we can implement and where we can use of this integration in real life. तो बात करते हैं. देखिए, दो बातें आती हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट इंटीग्रल. अभी शुरू करते हैं हम क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रल. इंडेफिनिट इंटीग्रल आप हेडिंग लिख लीजिए, क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रल. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व होते हैं या फिर किस तरीके से इसका प्रोसीजर और क्या है ये एक्चुअल में, वो आज हमें डिस्कस करेंगे. देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? पहले तो आप इसको एक बात लिखिए. एग्जैक्टली इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है एक जो है रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का. फर्स्ट बात यहाँ पर खत्म हो जाती है. ये बात बिल्कुल एकदम जो है लिख लीजिए. अब रिवर्स प्रोसेस पे हमने बात स्टार्ट करी है तो कुछ ना कुछ इसका जो है मतलब समझ लेते हैं. देखिए, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का. फिर आप ये बोलोगे तो भाई साहब ये बात बिल्कुल सच होगी क्या? एक्स स्क्वायर का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2x मिलता है, और अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू dx, क्या मेरे को x स्क्वायर मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है. प्लस में c आपको लगाना पड़ेगा. दिस इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट. थोड़ा सा शुरू मैंने और से कर दिया. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको 2x दिखाया, फिर 2x का इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस c दिखाया. देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो होगा, उसको बात को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे. तो देखिए, ये रिवर्स प्रोसेस है किस तरीके से. मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूं, देख लीजिए. रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का. देखिए, आपने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था? कॉस एक्स पढ़ा था. बिल्कुल ठीक है. अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो सकता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो सकता है. बिल्कुल सही है, हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिवर्स है भाई. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर cos x हो सकता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x भी होगा. हो सकता नहीं है. sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, और अगर हम cos x का इंटीग्रेशन आपको बताएं, cos x का इंटीग्रेशन बताएं विद रेस्पेक्ट टू dx, तो क्या होगा? sin x प्लस c. ये c क्यों लगाया जा रहा है? व्हाट इज c? ये c एक्चुअल में है क्या? दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट. क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट. अगर देखिए d ओवर dx, अगर cos x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस के sin x मिलता है. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. अगर माइनस के sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? cos x प्लस c. देखिए ध्यान से, cos x का जब आपने डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x तो आपको माइनस के sin x मिला. अगर माइनस के sin x का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको cos x प्लस c मिलेगा. हम क्या दिखाते हैं आपको? एग्जैक्टली प्लस के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिखाते हैं और इसको माइनस के कॉस कह देते हैं. अब आप ये बोलोगे, अगर ये माइनस आप इधर ले जा रहे हो तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा माय डियर कि आप माइनस सी भी दिखाएं. आप यही बोलोगे ना मेरे से कि अगर आप माइनस को यहां से हटा रहे हो तो माइनस का सी भी दिखाओ. नहीं,
ये c जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट है और ये c जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में ही लगाया जाता है। c अपने आप में ही वैल्यू कंटेन करता है। इस c पर भी हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे एग्जैक्टली क्या है c। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, c इज एन कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, और c अपने आप में माइनस की वैल्यू अंदर कंटेन करता है, मीनिंग अपने अंदर इंक्लूड रखता है, तो माइनस का हम नहीं दिखाते हैं। अब देखिए d ओवर dx, अब अभी आपने जाना क्या, देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो आप ये कह सकते हो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx क्या होगा, ऑब्वियसली tan x होगा। क्या होगा, tan x प्लस c होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इसको प्लस ढंग से बना लीजिए, ठीक है जी। अब अगर आप ये भी कह सकते हैं d ओवर dx, अगर sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x हो सकता है, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि sec x tan x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx क्या हो सकता है, sec x प्लस c हो सकता है। एक तरीके से रिवर्स ही तो चल रहा है। देखिए sec x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x, तो आया sec x tan x। अगर sec x tan x का आप इंटीग्रेशन कर दो, इसका अगर आप इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, tan x। तो ये छोटी मोटी बातें आप ध्यान में रख के बात जो है, छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखें। ये ट्रिग्नोमेट्री के देखिए, अगर आप इनको लर्न ही करते हो तो चलेगा, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ मेरा बताने का मतलब यही था, इंटीग्रेशन जो होता है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ही तो चल रहा है, और ये जो सी लगाया जाता है उसकी वजह से ये इंडेफिनिट हो गया। सी क्यों लगाया जा रहा है, दिस इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, आपने बता दिया कि इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एग्जैक्टली आपने बताया क्या, हम d ओवर dx कर रहे हैं कैपिटल fx का, तो हमको क्या मिल रहा है, कैपिटल f डैश x मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम f डैश x का इंटीग्रेशन करते हैं विद dx, तो हमको क्या मिलेगा, सिंपल fx। बात समझ में आई आपको? अगर कैपिटल fx का आप इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो विद रेस्पेक्ट टू dx, तो आपको क्या मिल रहा है, f डैश x मिल रहा है। तो f डैश x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x। देखिए इसमें एक बात यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाती है, प्लस c लगाना ना भूले, दिस इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। क्यों लगाया जा रहा है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इसका। आपने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, क्या आया, 2x आया। अब आप ये बोल रहे हो कि भाई साहब जब हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dx, तो हमको x स्क्वायर दिखेगा, x स्क्वायर प्लस c यहाँ पर 0 भी तो हो सकता है, ध्यान से। x स्क्वायर प्लस 4 का आपने डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू dx, क्या मिला, 2x ही तो मिलेगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, किसका, 2x का विद रेस्पेक्ट टू dx, तो आप x स्क्वायर प्लस c ना कह दो, c यहाँ पर 4 नहीं है, ध्यान से चेक कर लो। c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए, तो आपने इतना सीखा, बिल्कुल ठीक है जी, यहां तक तो आ गया समझ में, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड पॉइंट डाल के आप ये लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एंटी डेरिवेटिव। एंड शायद ही आपने ये पढ़ा हो, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब क्या होता है, रिवर्स। डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का रिवर्स चलता है ये। तो इसको एंटी डेरिवेटिव कहीं लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होता है। वो इनडायरेक्टली वे में क्या पूछ रहा है आपसे, इंटीग्रेशन पूछ रहा है। प्रिमिटिव भी लिखा आ जाए तो कहीं घबराने वाली बात नहीं है, वो इनडायरेक्टली वे में क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो इस बात को नोट कर लें, समझ में आया। देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें सिर्फ वैल्यूज मतलब क्वेश्चंस को करने होते हैं। और देखिए अब बात कर लेते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, क्योंकि देखिए इसको भी बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि अगर आप डेफिनेट की बात कर रहे हो तो किसी डेफिनेट चीज का ही तो आप एरिया निकालोगे। मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ इतना होता है कि आप किसी डेफिनेट एरिया की बात कर रहे हो और उसका एरिया आप किस तरीके से फाइंड करते हो वो वहां पर डेफिनेट इंटीग्रल में बताया जाता है। उसको तब बात करेंगे जब आएंगे उस पर।
माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, देखिए कि ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड इज दैट अगर ये रिवर्स प्रोसेस है तो किस तरीके से इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उससे पहले आप ये बता दो भाई कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या चीज है। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट को बताता हूं। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट फिक्स होता है, मीनिंग जैसे देखिए आपने x² + 4 का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन मीनिंग x की पावर n का जो इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि मैंने बताया नहीं है, x की पावर n + 1/n + 1 + c। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/3 + 4x, मतलब समझिए, और प्लस c। ये c क्यों लगाया गया, दिस इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, देखिए इस c पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस c को क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या है ये, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देने वाला हूं, हालांकि ये आपने 9th 10th में पढ़ा होगा लेकिन आप भूल गए हो मुझे पता है, लेकिन दोबारा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप और मैं आमने सामने बैठे हैं और बीच में हमारे में टेबल है, तो मेरे हाथ में 52 कार्ड्स का जो पैक होता है, मीनिंग समझते हो, 52 कार्ड्स जिसमें 52 पत्ते होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं, 13 स्पैड होते हैं, तो इस तरीके के मेरे हाथ में जो है 52 कार्ड्स हैं, और मैं एक कार्ड निकालता हूं रैंडमली मैं एक कार्ड निकालता हूं। मान लो अपने माइंड में वो डायमंड का एस होगा, मान लिया, ठीक है जी, डायमंड का एस है, मैंने कार्ड निकाला और यहाँ पर टेबल पर रख दिया, ठीक है जी। आपको भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में क्या है, मेरे को भी नहीं पता वो क्या है, लेकिन मैंने आपको टेम्परेरी बेसिस पर वैसे बता दिया है कि वो डायमंड का एस निकला हुआ। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जो डायमंड का एस मैंने रखा वहां पर निकाल कर, हालांकि हमको पता नहीं है लेकिन मैं आपको टेम्परेरी बेसिस पर बता दिया है कि डायमंड का एस होगा, क्या आपको ये पता कि वो क्या होगा, नहीं पता ना, हालांकि मैंने बता दिया है कि डायमंड का एस होगा। अब जो वहां पर कार्ड रखा है क्या उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। जो कार्ड वहां पर रखा है क्या उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। और आप इस बात से भी अननोन हो कि क्या वो पत्ता होगा, क्या वो कार्ड होगा, उस कार्ड पे क्या वैल्यू होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स तो होते हैं लेकिन हमसे अननोन होते हैं। क्या होते हैं, अननोन होते हैं। वहां पर जो कार्ड रखा है उसकी वैल्यू फिक्स है, आप बदल नहीं सकते। उस डायमंड का एस निकला है तो डायमंड का एस ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते। ये आपको नहीं पता कि वो डायमंड का एस है, हालांकि ये मैंने पहले बता दिया था। अगर मैं इसको पहले नहीं बताता तो क्या मैं ये बोलने में एबल हो पाता कि वो डायमंड का एस जो निकला है वो बदल नहीं सकता, नहीं ना। तो इसलिए मैंने टेम्परेरी बेसिस पर ये बात आपको पहले बता दी कि वो जो पत्ता निकला होगा, वो जो कार्ड निकला होगा वो डायमंड का एस होगा। हालांकि आपकी नॉलेज में वो नहीं है कि वो पत्ता क्या होगा, वो कार्ड क्या होगा, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वो बदल नहीं सकती। जो भी होगा वो फिक्स होगा। आप इस बात से अननोन हो कि वो एक्चुअल में क्या है। बात आप मेरी वर्डिंग को समझ पा रहे हो, मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूं कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, मीनिंग ये जो सी है इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, लेकिन आप इस बात से अननोन हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअली। आप पढ़ते हो ना बहुत सी इक्वेशंस में क्या होता है, एक्स की मोर वैल्यूज पर जो है फंक्शन डिफाइन हो जाता है। तो यहां पर क्या है, c उस केस में फेल हो जाता है। मान लीजिए c की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इस वाला केस यहां पर नहीं चलता। यहां पर c = 1 है तो 1 ही है, c 2 नहीं हो सकता। अगर c = 2 है तो 2 ही है, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। c जो है अपने आप में सिर्फ 1 वैल्यू रखता है, नॉट मोर देन 1 वैल्यू। c की वैल्यू मोर देन 1 वैल्यू नहीं हो सकती, एक वैल्यू से ज्यादा c की वैल्यू नहीं हो सकती। c सिर्फ एक ही है, मीनिंग c इज यूनिक, आप उसको बदल नहीं सकते, वो फिक्स है और आप अननोन हो उस बात से कि एक्चुअल में वो क्या है। सो दिस इज कॉल्ड द आर्बिट्री कांस्टेंट। मुझे नहीं लगता इस बात को, इस टॉक को सुनने के बाद आपको आर्बिट्री कांस्टेंट के ए में भी डाउट आना चाहिए। ठीक है जी, बात हो चुकी है। बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत
क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, लिख दी है मैंने। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज दैट बाय पार्ट मेथड। #1 अगली जो वीडियो आएगी #1 सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर करेंगे। आफ्टर दैट 2 जो वीडियो आएगी वो बाय पार्ट पर कवर होगी। बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक उसकी होगी। सो वहां से आप बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस को देख लीजिए। ये यूनिट 3 में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आते हैं, उसका आपने करना है। देखिए डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आपको नहीं पढ़ना है, इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट। हालांकि इंटीग्रेशन इतना छोटा वो नहीं है कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी लार्ज कॉन्सेप्ट। ये भाई समुद्र है, इसको जितना पढ़ोगे उतना कम है। लेकिन बहुत खुदा की मेहरबानी रही हम पर, जो हमको सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सब। सो गाइस बात करते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूलाज की। लिस्ट ऑफ फार्मूलाज आपको जितने भी फार्मूलेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उन सभी को माय डियर फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज अ मोर क्रूशियल फार्मूलाज फॉर योर, क्योंकि इन आगे सर्वाइवल करने के लिए इंटीग्रेशन में तो फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, बेसिक थिंग है। तो देखिए आपने पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके आप फॉर्मूलेज को लिख सकते हो इनको। तो माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं अब एक छोटी सी बात है, x की पावर n का जब आप डिफरेंशिएशन मीनिंग इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है आपको, x की पावर n + 1 ओवर n + 1 + c। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके डोमेन में एक बात दिक्कत दे जाती है यहाँ पर, क्या कि इस n = -1 नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि n = -1 होने पर इस फंक्शन का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि n = -1 हो गया तो ये तो 1/0 हो जाएगा, फंक्शन कांट बी डिफाइंड। कैसे? देखिए -1 आप यहाँ लिखोगे तो -1 + 1 x की पावर 0/0, तो x की पावर 0 मीनिंग व्हाट, 1/0, 1/0 मीनिंग व्हाट, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, द फंक्शन कांट बी डिफाइंड। तो x = -1 पर ये जो है फंक्शन जो है कहानी खराब कर देता है। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि x की पावर -1 भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर x की पावर -1 भी नहीं होनी चाहिए, वरना तो ये जो n है बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए बस। n बिलोंग करता है रियल नंबर से, सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात हो गई तो फंक्शन कांट बी डिफाइन नहीं हो सकते, कहानी खराब है। और इसका मतलब क्या है कि अगर n -1 नहीं हो सकता तो n की पावर यहाँ पे भी n -1 नहीं हो सकता। तो कहानी में लोचा सिर्फ इसका है 1/x dx का। तो इसका क्या होगा भाई, क्योंकि x की पावर -1 हो गई तो एग्जैक्टली वो क्या है, 1/x ही तो है। तो सारा लोचा इसका है। तो इसका अलग से हमको जो है इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन क्या, 1/x dx का ln log मॉड्यूलस है। ln मीनिंग व्हाट, log मॉड्यूलस x + c। बात समझ में आ रही है आपको? सो ये थोड़ी सी बेसिक थिंग्स थी, वो आपको मैंने बता दी। बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि आपको किसी डेफिनेट चीज पर बात करनी होगी। किस पर बात करनी होगी, डेफिनेट चीज पर बात करनी होगी। तो यहाँ पर हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है जी, एरिया अंडर द कर्व। तो मान लीजिए ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आपने कभी ऐसा, ये तो पढ़ रखा होगा, अगर मैं आपसे इसकी एरिया निकालने की बात करूं, मान लीजिए इसकी लेंथ x है और y जो है इसकी ब्रेड्थ है, तो क्या आप इसका एरिया निकाल दोगे? बड़ी आसानी से निकाल दोगे। दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई, बिल्कुल xy यूनिट स्क्वायर, ये आप बोल दोगे जी इसका एरिया ये होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, आपने इसका एरिया निकाल दिया। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, निकाल दोगे जी? ऑब्वियसली निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको हाइट मान लो y दे रखी है और ये जो है x दे रखी है, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, तो x/y स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, आप इसका भी एरिया निकाल दोगे। लेकिन सिचुएशन कहां पर खड़ी हो जाती है जहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, सिचुएशन यहाँ खड़ी हो जाती है कि आपने कभी ऐसा सोचा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा या फिर आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि कभी इस टाइप का एरिया निकालना पड़ जाए। यहाँ से मान लीजिए x = a है और 0 है, क्या कभी इस टाइप का एरिया निकालना पड़ जाए तो उस केस में आप किस तरीके से निकालोगे?
समझ रहे हो? इस केस में आप किस तरीके से एरिया निकालोगे, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। कर्व के अंडर का एरिया निकालना कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू असरटेन द एरिया अंडर द कर्व। समझ लो, कर्व के अंडर का एरिया किस तरीके से निकालते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको आज हम यहाँ सीखेंगे। मान लीजिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये इस टाइप का कोई ग्राफ चल रहा है। ग्राफ क्या है, ये है, ओहो, ये ग्राफ है, ठीक है जी। इस ग्राफ के अंडर का आप एरिया निकाल रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, एक स्ट्रिप ले रहे हो। ये क्या है, स्ट्रिप है। हालांकि ये स्ट्रिप हमने थोड़ी सी जो है थिकनेस में बहुत ज्यादा ली है, तो मैंने आपको बताने की एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप स्ट्रिप लेते हो तो ये वाला एरिया यहाँ पर छूट गया और थोड़ा सा एरिया यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक्स्ट्रा, और देखिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एरिया रह गया। इस वाले केस में एरिया रह गया, तो इस वाले केस में और इस वाले केस में एरिया रह गया, इन सभी में एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एग्जैक्टली हम किस तरीके से इसका जो है एक तरीके से इंटीग्रेशन हम करें कि हमें इंटीग्रेशन करके एरिया बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। हमें सिर्फ इसके अंडर का एरिया चाहिए, ना इससे बाहर चाहिए और ना इसके अंदर जो स्ट्रिप बन रही है ना वो रहती हुई दिखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस स्ट्रिप को इतना पतला कर देते हैं, इतना पतला कर देते हैं कि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इस ग्राफ में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं और वो स्ट्रिप इतनी पतली होती है। देखिए मैंने इतनी पतली स्ट्रिप ली, फिर भी इसमें जो है एरिया आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। अब मान लीजिए अगर आप इस स्ट्रिप को बहुत पतला कर देते हैं, इसकी थिकनेस को बहुत कम कर देते हैं, मान लीजिए एक लाइन के बराबर आप इस थिकनेस को कर देते हैं, तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो ब्रेथ क्या होगी, dx होगी, और इसकी जो लेंथ होगी वो तो y रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए इसकी थिकनेस को आपने बहुत पतला कर दिया है, मान लीजिए एक लाइन के बराबर ही, एक लाइन के बराबर ही। अगर आप ध्यान से देखें, आप जितना थिकनेस को कम करोगे, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर लगाएं, तो अगर आप जोर लगाएं तो आप ये देखोगे कि अगर हम इसकी थिकनेस को बहुत पतला करते हैं तो ये होने वाला कर्व यहाँ से बेंट हो जाता है, होने वाला कर्व यहाँ से बेंड हो जाता है और इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में ला देता है। और आप जितना इस स्ट्रिप को पतला कर सकते हो उतना पतला कर दीजिए, ताकि जो है आपको इस कर्व की अगर एरिया निकाल रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी आपको करेक्ट आए। जितना आप इस कर्व की एक्यूरेसी चाहते हो उतना आपको नंबर ऑफ स्ट्रिप को टेंडिंग टुवर्ड्स टू इंफिनिटी कहना पड़ेगा, और dx टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 कहना पड़ेगा। दो बातें आप लिख लें। क्यों? नंबर ऑफ स्ट्रिप आप इसमें इंफिनिटी बना दो, अनंत बना दो, तभी तो आप जो है dx को बहुत पतला कर पाओगे, तभी तो आप इसकी ब्रेथ को टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 कह पाओगे। तो एक लाइन के बराबर हमने एक देखो dx टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 है, यानी 0 के बहुत ही नजदीक। अगर आप इसकी ब्रेथ को 0.00009 कह दो तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत पतली स्ट्रिप है और ये इतनी पतली स्ट्रिप होगी कि इस होने वाले कर्व को यहाँ से बेंड करके एक रेक्टेंगुलर शेप लाएगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एग्जैक्टली यही मीनिंग है। ऐसी इसमें nth स्ट्रिप हो सकती है, इसीलिए मैंने n टेंडिंग टुवर्ड्स टू इंफिनिटी कह दिया कि इसमें हम अनंत स्ट्रिप ले सकते हैं, हजारों लाखों स्ट्रिप इसमें ऐसी होंगी। सो दैट्स व्हाई इनडायरेक्टली वे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखो, ये बातें आपको समझ में आई क्या आप बोल रहा था एग्जैक्टली में? तो देखिए मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, y इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है रेक्टेंगुलर का एरिया, यही तो होता है। y इंटू dx कर रहे हैं, एज अ इंटीग्रेट कर रहे हैं इस स्ट्रिप को। इंटीग्रेशन का इनडायरेक्टली मीनिंग ये भी है कि आप किसी चीज का सम कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो मीनिंग इकट्ठा कर रहे हो, सम कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो एग्जैक्टली क्या है, आप इन स्ट्रिप का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहां से कहां तक, 0 से लेकर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक, x इज इक्वल टू a तक, यहीं तक तो आपको एरिया चाहिए था। तो इसमें अनंत स्ट्रिप ऐसी हो सकती हैं। तो दिस इज योर वे टू डू द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को करने का ये एक तरीका है, ये एक फॉर्मेट आपको दिखा कि इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। ये y क्या है एग्जैक्टली, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो इनडायरेक्टली वे में आप ये बोल रहे हो कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक मैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू dx। y की वैल्यू आपको फंक्शन से रखनी पड़ेगी, जो यहाँ पर फंक्शन दे रखा होगा, जिस कर्व का ये जो फंक्शन चल रहा है। बात समझ रहे हो आप?
सो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस होते हैं। बस आपका मेन समझना कहां पर है कि आप इस स्ट्रिप को इतना पतला ले रहे हो कि होने वाले कर्व को बेंड कर दे रही है। यानी आप जब घना ही पतला ले लोगे, यानी आप ये कह दोगे, मान लीजिए n स्ट्रिप है, इसमें n स्ट्रिप है, तो n टेंडिंग टुवर्ड्स, जब आप इंफिनिटी कह दोगे तो ऑब्वियसली dx टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आप n टेंडिंग टुवर्ड्स टू इंफिनिटी बता रहे हो, तो उसकी ब्रेथ ऑटोमेटिकली ही बहुत कम हो जाएगी, तो dx टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका इस तरीके से मीनिंग निकलता है। आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो। और ये एफ किसका सम कर रहे हो आप? इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो का यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डिटेल में जानना है तो हैशटैग सीरीज इसकी देखने को मिलेगी, उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है। वैसे तो लिमिट एज अ सम भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, बाय पार्ट भी है, काफी कुछ इसके लिए जो है सीखने के लिए है। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट इन द फर्दर वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।